आज हमारी फ़ौज अपनी शहादत देती है और क्रेडिट हमारे नेता लेते हैं। ऐसा कौन सा काम करता है हमारा सांसद, या ऐसे कौन से बिजनेस में है कि वो अकेला ही प्रॉफिट कमाता है और उस बिजनेस में बाकी लोग उसी के शहर में प्रॉफिट नहीं कमा पाते उतना। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक कार्यक्रम। कल 15 अगस्त है, हमारे देश का आज़ादी का दिन। 73 साल हो गए हैं देश आज़ाद हुए। मैं उस पीढ़ी से हूँ जिसने आज़ाद भारत में जन्म लिया। अभी भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया आज़ादी मिलने के लिए। हर एक के प्रश्न अलग है, आपके अलग अलग है, मुझे अलग है, मेरे बेटे के प्रश्न अलग है। लेकिन पिछले यदि 50 साल से मैं जो समझ रहा हूँ या देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या बचपन से जो किस्से सुनता आ रहा हूँ, उससे मुझे ये समझ में नहीं आता कि 75 साल में ऐसी क्यों समस्याएं कई हमारे देश में हैं जो अब तक उसका निदान हो नहीं पाया। हमारे यहाँ रिजर्वेशन एक समस्या है, जातीयवाद एक समस्या है, धर्म को लेकर समस्याएं हैं, मंदिर मस्जिद की समस्याएं हैं। हमारे यहाँ राज्यों की आपस में तालमेल की समस्याएं हैं। हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है, हमारे यहाँ अकाल की समस्या है, हमारे यहाँ चक्रवात की समस्या है, हमारे यहाँ भूकंप भी समस्या है, अब हमारे यहाँ महामारी भी समस्या हो गई। समस्याएं सब दूर आती है, मैं समस्या नया नया रूप लेके आती है, नए रूप के साथ नई लड़ाई तय करता है प्रशासन। लेकिन बाढ़ बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ और अब शायद कुछ सालों के बाद मैं बुढ़ापे को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं बिहार और बंगाल और यूपी में बाढ़ का प्रकोप लगातार देखते आ रहा हूँ। क्या पिछले 75 साल में या 73 साल में हमारा देश बाढ़ नियंत्रण जैसी कोई स्थिति को देख नहीं पाया? आज़ादी मिलने के पहले शायद हमारे किसान आत्महत्या नहीं करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे किसानों की आत्महत्याएं बढ़ गई, देश में भ्रष्टाचार बढ़ गया और लगातार इसमें बढ़ोतरी होती आई है। ये इंडेक्स हमेशा ऊपर आता रहता है। हमारी बैंकिंग सिस्टम प्राइवेट सेक्टर में थी तो शायद अच्छी थी। नेशनलाइजेशन होने के बाद करप्शन का भी नेशनलाइजेशन हुआ और बैंक मानो चारागृह साबित हुई है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए। और आज देश देखता है कि लाखों करोड़ों रुपए का एनपीए है, कर्जे जो है वो डुबत खाते में चले जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग में चले जाते हैं। हेयर कटिंग जिसको कहते हैं कि कर्ज़ों को कैसा एडजस्ट किया जाए, ऐसी हेयर कट होती है। फाइनेंस एक नया टर्म ईजाद हुआ है। हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हमने देखा। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल हैं, अलग अलग लोग सत्ता में रहे हैं। लेकिन ये क्या कारण है कि हमारी समस्याएं जो कि त्यों रही है और जो सत्ता में आए हैं उनकी समस्याएं खुद की निराकार हुआ है उसका, और वो अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंने ऐसे कोई प्रधानमंत्री को नहीं देखा, ऐसे कोई सांसद को नहीं देखा। बहुत ही एक आध दो केस होंगे, लेकिन ज़्यादातर मैंने ऐसे कोई सांसद को नहीं देखा, ऐसे विधायकों को नहीं देखा, ऐसे पार्षदों को नहीं देखा जो कारपोरेटर्स हैं, जो एक बार सत्ता में आने के बाद फिर उसकी आर्थिक स्थिति कहीं गड़बड़ा गई हो। कई बार तो मुझे लगता है कि हमारे पार्लियामेंट के जब फिगर्स आते हैं, 5 साल में जब हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और 5 साल में जब हमारे सांसद लोग जब चुनाव का पर्चा भरते हैं, तब उस चुनाव के पर्चे में इलेक्शन कमीशन के पास एक मैंडेटरी चीज़ होती है कि आप अपने जितना पैसा आपके पास है, जितनी आपके पास चल अचल संपत्ति है, उसका आपको ब्यौरा देना होता है। और मैंने देखा कि 5-5 साल में 150 गुना जब संपत्ति बढ़ती है और आपका इनकम बढ़ता है मात्र सांसद रहते हुए, तो मुझे तो कई बार लगता है कि विश्व के सबसे बड़े MBA कॉलेज के रूप में हमारे पार्लियामेंट को मान्यता देनी चाहिए। क्योंकि वो ये लोग हैं कि 5 साल में 60 गुना 70 गुना अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, जबकि पूरे विश्व में ये ग्रोथ रेट जो है 12 से 15 है। एक आध ही कोई केस है, ऐसा बिरला एक आध एग्जाम्पल होता है जहाँ 60% वृद्धि होती है। लेकिन भारत की पार्लियामेंट छोड़ के हमारे सांसदों का जो बिज़नेस का जो आइडिया है उसको छोड़ के देश में कहीं भी आपको 6 से 7% का ग्रोथ नहीं दिखता। ये ग्रोथ कहाँ होता है?
मुझे शर्म आती है बोलने में कि ये भ्रष्टाचार की देन है। ऐसा कौन सा काम करता है हमारा सांसद, या ऐसे कौन से बिजनेस में है कि वो अकेला ही प्रॉफिट कमाता है और उस बिजनेस में बाकी लोग उसी के शहर में प्रॉफिट नहीं कमा पाते उतना। क्योंकि आज एक शब्द हम सबके जबान पे चढ़ा हुआ है, इम्यूनिटी। वो हम कोरोना की लड़ाई में लगातार यूज़ कर रहे हैं कि आपके शरीर की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए, लड़ने की ताकत इतनी होनी चाहिए, इम्यून है, मतलब उस रोग से प्रतिबंधित है शरीर हमारा, इसलिए हम जल्दी ठीक हो पा रहे हैं। तो क्या हमारे नेताओं को वो भ्रष्टाचार के खिलाफ इम्यूनिटी है कि यदि भ्रष्टाचार का वायरस यदि हमारे नेताओं के पास जाता है तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन एक आम आदमी यदि बैंक का दो इंस्टॉलमेंट में छोड़ता है या 2 हफ्ते नहीं दे पाता तो पूरी टीम पहुंच जाती है, कोर्ट भी एक्टिव होती है, उसकी संपत्ति भी कुर्क होती है और कई चीज़ें हमने देखी है। हमारे यहाँ तो गैंगस्टर भी मल्टी मिलियनर और बिलियनियर हो जाते हैं। विकास दुबे जो अभी मारा गया है, उत्तर प्रदेश का नोटोरियस गैंगस्टर, उसकी जब संपत्ति का आकलन करते तो लगता है तो फिर क्या उसको भी कोई एक आध यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया जाए जो MBA की पढ़ाई वो पढ़ाए लोगों को, कि पैसा कैसा कमाया जाता है। 73 ईयर्स 77 साल में हमने क्या पाया, कहने के लिए बहुत है। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा, हमने वाइट रिवॉल्यूशन देखा, हमने IITs देखी, हमने IIM देखे, लेकिन फिर हम बाकी देशों की तुलना में देखें तो हम कहाँ हैं? कौन सा हमारा IIT ऐसा विश्व के पहले 10 संस्थानों में आता है? हमारे यहाँ बांध बंधे हैं, बांध से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन तो कर दिया, हरित क्रांति तो ले आए, किसानों के भंडार भर दिए, लेकिन उस भंडारों से किसानों का नुकसान कितना हुआ यह आपने कभी नहीं देखा। किसानों के लिए अनाज उगने के लिए बोलते हैं, अनाज कहाँ रखा जाएगा, इसका भंडारण की व्यवस्था 73 साल बाद भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को यदि ये कहना पड़े कि अनाज सड़ रहा है, इसके बजाय आप अनाज गरीबों को क्यों नहीं बांटते फ्री में, ये किसी भी प्रशासक को शर्मनाक बात है। लेकिन हमारे नेता है कि जहाँ बेशर्मी के आलम इतना है कि सर्वोच्च न्यायालय कहे, जनता कहे, अखबार कहे, मीडिया कहे, विपक्ष कहे, विश्व की बड़ी बड़ी एजेंसीज कहे, उनके कान पे जू नहीं रेंगती। हाँ, वो अपना स्वयं महिमा मंडन करते रहते हैं और पिछले 2014 से तो ये महिमा मंडन का रेट भी इतना बढ़िया बढ़ा है कि मानो स्टॉक मार्केट का सेंसेक्स है, मतलब महिमा मंडन का भी एक अब इंडेक्स हो गया है। तुमसे ज़्यादा मैं कैसे अपने आप को महिमा मंडित करूं? राम मंदिर बनाने में कईयों ने हमारे प्रधानमंत्री को ऐसा क्रेडिट दिया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही राम मंदिर बन रहा है। मुझे याद है जो मैं पढ़ता था कि 500 साल से कैसे लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, कैसे रक्तपात हुआ है राम मंदिर को लेके। आडवाणी जी की रथ यात्रा का तो मैं साक्षी हूँ। एक पत्रकार की हैसियत से मैंने सोमनाथ से उनकी रथ यात्रा कवर की थी। मैंने वो लोगों का जुनून देखा था, मैंने पूरा भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को झोंकते हुए देखा था। लेकिन वो लोग आज कहाँ हैं? मार्गदर्शक मंडल में घर बिठाए गए हैं और क्रेडिट किसी और का जाता है, किसी का नाम तक नहीं लिया जाता। ये तमाम चीज़ें होती हैं। आज हमारी फ़ौज अपनी शहादत देती है और क्रेडिट हमारे नेता लेते हैं। उस शहादत का जब चुनाव में बेशर्म होके आप भूनते हैं उस शहादत को तो शर्म आती है। शहादत जिनके घर में होती है उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। एक रक्षाबंधन के दिन सुशांत सिंह राजपूत की बहनें आज भाई को कितना मिस करती होगी, हमारा मीडिया पूरा दिन भर दिखाता है। उसके पहले 20-21 लोग शहीद हुए हमारे चाइना के बॉर्डर पे, उनके घर में भी बहनें होगी, उसका कोई नहीं देखता। हमारे यहाँ शहीद तो रोज़ हो रहे हैं। हमारे यहाँ शहीद तो अभी एक लड़की भी हुई जो अपने एक चाय बनाने वाली की लड़की अपने खुद के इंटेलिजेंस पे एक मेधावी छात्र होने के रूप में एक स्कॉलरशिप पाती है और अमेरिका में बहुत बड़े कॉलेज में वो MBA कर रही थी। उसका दोष इतना था कि वो भारत की बेटी थी। वो भारत आई अपने माँ बाप को मिलने, अगस्त 20 को उसको वापस जाना था, लेकिन जाने के पहले अपने को मामा को मिलना चाहती थी। रास्ते पे गई स्कूटी पे अपने भाई के साथ, कुछ मनचलों ने उसको छेड़ दिया और मनचलों से बचने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हुआ और वो मारी गई। ये है हमारे देश की वस्तुस्थिति। और हम कहते हैं कि हम राम राज्य की स्थापना उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जहाँ आतंक, हैवानियत और बाहुबली नंगा नाच नाचते हों,
जिन बाहुबलियों के यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट मुजरा करता हो और नेता आंख मूंद के बैठे हो, ऐसे प्रदेश में ये हादसे तो होने ही थे। ऐसे असंख्य चीज़ें हैं, यदि मैं बात करना चाहूँ। इसी कार्यक्रम में मैं कई चीज़ों को उजागर कर चुका हूँ, लेकिन आज हमारे लिए इतराने के लिए 73 साल बाद कुछ भी नहीं है। हमारे पास बहुत सारा सोचने के लिए है। आज 15 अगस्त की आपको मैं बधाई देता हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, सोचिए हम गलत कहाँ हुए, क्योंकि भारत आपसे और हमसे बनता है। भारत नेताओं से और राजनीतिक पार्टियों से नहीं बनता। इनको जन्म हम देते हैं। यदि हमने गलत चीज़ों को जन्म दिया तो वो भुगतना भी हमें पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ, चुनाव को बहुत समय होता है, लेकिन मेरे हर एपिसोड में मैं प्रयास करता हूँ बताने का कि चुनाव के समय बटन दबाते समय सोच विचार के बटन दबाइएगा। जात पात धर्म और लुभावने जो आश्वासन है उससे हटिएगा। सवाल पूछने का बादमा रखिएगा। हर धर्म में मैंने देखा है, चाहे बाइबल लीजिए, चाहे कुरान लीजिए, चाहे गीता लीजिए, सवाल जवाब है। यदि सवाल नहीं पूछे जाते तो शायद ये तत्वज्ञान विश्व के सामने नहीं आता। और कोई भी धार्मिक किताब वो बताती नहीं जो हमारे पंडित आज उसको परिभाषित कर रहे हैं। तो सवाल जवाब होने चाहिए और बिल्कुल होने चाहिए, चाहे आपको राष्ट्रद्रोही करार करे या कुछ भी करे। और हमारे देश में लुभावने बातें और जो बातें होती हैं, मन की बात, तन की बात, धन की बात, जो भी होती है उसको ज़रा ढंग से देखिएगा। कल ही हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा एक पैकेज लेके देश के सामने आए और उन्होंने कहा कि आयकर, उन्होंने देश को अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा आयकर लोग भरे। 133 करोड़ के देश में बहुत 1% लोग भी नहीं हैं जो आयकर भरते हैं। उन्होंने अपील की और उन्होंने एक सरलता लाने का प्रयास किया और जो लोगों के सामने लाया उसके बहुत सारे हमारे जो अंधभक्त हैं वाही कर रहे कल से कि मानो जैसा देश में बहुत बड़ी क्रांति हो गई। लेकिन मित्रों, यदि आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछिए, मुझ पे विश्वास मत रखिए। हो सकता है मुझ पे आरोप लगे कि मैं हमेशा मीन मेक निकालता हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ। पत्रकार समाज का वॉचडॉग होता है। यदि कहीं भी खट हो जाए तो भोंकना मेरा काम है, लोगों को सजग करना मेरा काम है। मैं यहाँ लोगों का भाटगिरी करने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि सरकार में जो भी आते हैं वो अच्छा काम करने के लिए आते हैं। अच्छा काम करना उनका कर्तव्य है, इसलिए उनका स्तुति करने का काम मेरा नहीं है। लेकिन कल का जो पैकेज हुआ वो इतना हास्यास्पद है। फेसलेस जो कंसेप्ट नया लाया है वो छोड़ के उस पैकेज में नया कुछ भी नहीं है। ये वही चार्टर्ड है, सिटीजन चार्टर्ड, जो देश की आज़ादी से लेके संविधान में लागू है, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं होता था। वो क्रियान्वयन करने का कोई प्रपोजल इस नए पैकेज में नहीं है। फेसलेस भी जो है वो यूजलेस साबित होगा। आप सिर्फ 3-4 महीने का टाइम दे दीजिए, इसका भी हश्र नोटबंदी जैसा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, फेसलेस जब कोई बात होती है, मतलब यदि आज दिल्ली में जो इनकम टैक्स असेसमेंट जिसका होगा, उसका असेसमेंट देखने के लिए मुंबई और अहमदाबाद की टीम यदि काम करेगी, तो वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो जब समझाना चाहता है अपने अधिकारियों को कि मैंने गलती क्या की और कहाँ की और जो गलत आपको लग रहा है वो सही कैसा है, एक नेचुरल जस्टिस है। नेचुरल जस्टिस का एक कंसेप्ट है। जब तक आप दूसरे को सुनने का मौका नहीं देंगे तब तक जस्टिस या न्याय नहीं हो सकता। जब चीज़ें फेसलेस होगी तो वो बता कैसा पाएगा, और जब ये सिर्फ लिखित में होगा तो स्थितियाँ ये होगी, क्योंकि आपका फेसलेस, आपने इनकम टैक्स का असेसमेंट किया, आपने पहला अपील फेसलेस किया, लेकिन ट्रिब्यूनल आपका फेसलेस नहीं है, हाई कोर्ट आपका फेसलेस नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आपका फेसलेस नहीं है। आने वाले समय में कोर्टों में केस का अंबार लगेगा, क्योंकि हर एसएससी अपना कोर्ट में चला जाएगा, साहब कौन अधिकारी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो समझने की स्थिति में नहीं है। आप एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फेसलेस करने से क्या करोगे? यदि इस देश का इंडेक्स बताता है, सर्वे बताता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट यदि पूरे राज्यों से लेकर पूरे देश तक है तो वो है पुलिस डिपार्टमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट में आप कहाँ फेसलेस कर पाओगे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका कहाँ फेसलेस है? जीएसटी आपका कहाँ फेसलेस है? आपका एक्साइज जो कस्टम्स है वो कहाँ फेसलेस है? वहाँ तो सब फेस देख के बात होती है। तो इनकम टैक्स फेसलेस करके एक नया कंसेप्ट देने का प्रयास किया, क्योंकि ये नए शगुफे देना ये हमारी सरकार का काम है। जीएसटी जब आया था 5 स्लैब में, तब भी एक नया शगुफा दिया गया था कि 5 स्लैब का क्यों। हमारे यहाँ जब नोटबंदी आई थी तो वो भी एक शगुफा था कि ये क्यों। बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है। डाउन द लाइन हमको पता पड़ा कि 4 साल हो गए, 3 साल हो गए आज ये नोटबंदी के बाद, देश अपने पटरी पे नहीं लौट पाया, देश की आर्थिक स्थिति पटरी पे नहीं लौट पाई। जीएसटी
आखिर में 2 स्लैब में आपको लाना पड़ा और आने वाले समय में आप 1 स्लैब में ले आओगे, ये भी दिखाई देता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो आप इसमें बह मत जाइए, आप ये मत सोचिए, क्योंकि हमारे देश में यदि कोई देता नहीं टैक्स तो वो ईमानदारी का कंसेप्ट है। ईमानदारी नहीं है लोगों में, इसलिए टैक्स नहीं देते, और टैक्स इसलिए नहीं देते कि ईमानदारी उधर भी नहीं है। जितना टैक्स आप ज़्यादा दोगे उतना आपको ज़्यादा प्रताड़ना होती है, क्योंकि उनको टारगेट्स पूरे करने होते हैं। ये विशियस सर्कल है। आज अपने वित्त मंत्री तो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो टैक्स देते हैं उनको तकलीफ ना हो। बिल्कुल भाई, वो बात सही है, लेकिन जब आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स को कहते हो कि टैक्स की उगाही करो, टारगेट पूरा करो, तो वो टैक्स किससे लेगा? जो दे सकता है उसी से लेगा। जो दे सकता है वो तो दे चुका है, और जो देने की स्थिति में नहीं है उसने तो पहले हाथ ऊंचे किए हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये देखना होगा कि लोगों के बीच में ईमानदारी कैसे आप कल्टीवेट करें। वो ईमानदारी कल्टीवेट करने के लिए लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि जो मैं पैसा दे रहा हूँ वो पैसा देश हित में काम होगा। यदि वो पैसा नेताओं के टूर्स और ट्रैवल्स पे काम होता है, यदि वो पैसा नेता अपना अखबार में फ़ोटो छपवाने के लिए यूज़ करता है, यदि वो पैसा बाकी जगह पे फालतू जगह पे वेस्ट होता है, तो फिर सोचना पड़ता है कि ये मेरा पैसा, मेरे पैसे से इनकी अय्याशी क्यों। ये प्रश्न जब उठता है तब टैक्स पेयर पीछे घटता है। फिर टैक्स का सरलीकरण कहीं ना कहीं होना चाहिए। आपका टैक्स का कॉम्प्लिकेशंस इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने एक तरफ से तो फेसलेस करके सारी दुनिया को ये बताने का प्रयास किया, पूरे भारत को, कि सरकार टैक्स देने वाले को अपना भगवान मानने के लिए तैयार है। लेकिन कौन सा भगवान मान रहे हो आप उस भगवान को मान रहे हो कि वो भगवान नहाए भी अपने हिसाब से, खाए भी अपने हिसाब से, उठे भी अपने हिसाब से और सोए भी अपने हिसाब से। क्योंकि हमारे यहाँ पंडित तय करता है कि सुबह की आरती कब हो, भगवान को ये भी सोना भी हो तो वो ज़रूरी नहीं है। ऐसे असंख्य उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको। अब इन्होंने ये तय कर लिया कि आपने होटल में 20,000 रुपये से ज़्यादा यदि कमरा खर्चा किया तो आपको इनकम टैक्स के प्रीव्यू में आएंगे। बिजनेस क्लास में जाने के लिए आप इनकम टैक्स के प्रीव्यू में आएंगे। आपने इनकम टैक्स का नेट बड़ा करने का प्रयास किया। नेट बड़ा करने से काम नहीं होगा। टैक्स का सरलीकरण, जितना आप कम टैक्सेस लगाओगे उतने लोगों की ज़्यादा देने की वृत्ति होती है। आज लोग इनकम टैक्स भी देते हैं, उसके बाद आपके सर्विस टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं। ज़िंदगी में एक आदमी की लाइफ में वो जितना कमाता है 60% तो टैक्स देने में लगता है, 40% तो अपने लिए कमाता है। कहीं ना कहीं सरकार को इसमें ध्यान देना होगा। आप जितना टैक्स सरलीकरण करोगे उतना 1% से 100% जाने में आपको ईजी होगा। शायद सरकार इस बात को समझ ही नहीं रही है। सरकार उलझी हुई है। सरकार टैक्स की नेट ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहती, क्योंकि सरकार को पता है ये वोट की राजनीति है। एग्रीकल्चर सेक्टर जिस दिन आप ले आओगे टैक्स के अंदर, तब पता पाओगे कि जो ओरिजिनल एग्रीकल्चरिस्ट है वो तो बहुत कम है, और एग्रीकल्चर के नाम पे 4 एकड़ ज़मीन करके उस 4 एकड़ में इतना लोग कमा लेते हैं, इतनी फसल दिखाते हैं कि शायद इजराइल में भी उतनी फसल इजराइल वाले भी ले नहीं सकते, जो एग्रीकल्चर में विश्व में सबसे आगे माने जाते हैं। ये असंख्य भ्रष्टाचार के रास्ते हैं। ये मात्र फेसलेस करके आप अपना फेस नहीं छुपा सकते। ये फेसलेस यूजलेस साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है। 73 हमारा बर्थडे है, हमारी 73rd बर्थडे है, 73वां जन्मदिन हम हमारे देश का कल उत्साह से मनाया जाएगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि इस देश की जनता में आज भी देश के प्रति प्रेम है, इसीलिए यहाँ लोकतंत्र भी चल रहा है, और इसलिए इतना सारा चीज़ होने के बावजूद, इतनी समस्याओं से लड़ने के बावजूद हमारा देश आज भी एक बना हुआ है। मैं सबको बधाई देता हूँ, 15 अगस्त की बधाई देता हूँ। और फिर मैं ये कहता हूँ कि आने वाले सालों में कम से कम हमारे बच्चे ये कहें कि हमारे माँ बाप ने ऐसे सवाल पूछे जिससे शायद सरकार सुधरने में थोड़ी कामयाबी हासिल कर पाए। सवाल पूछते जाइए, सवाल पूछना अच्छी बात है। 15 अगस्त की एक बार फिर से बधाई। आज इतना ही, फिर अगले सप्ताह आऊँगा कुछ नई चीज़ लेके। तब तक नमस्कार, लेकिन देखते रहिएगा हिंद वॉइस।